हेलो एंड वेलकम। हम लोग अनुभव टेस्ट पर बात कर रहे थे। अनुभव 4 के हम लोगों ने सभी सेगमेंट देख लिए थे, बस हमारा एक इन्वायरमेंट का सेगमेंट रह गया था। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम लोग अनुभव 4 के इन्वायरमेंट के प्रश्नों को देखेंगे। इन्वायरमेंट से कुल 13 प्रश्न थे इस पेपर में। इन्हीं 13 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, प्रश्न संख्या 69। देखिए, समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन साई भूमंडलीय तापन से निपटने के लिए एक प्रस्तावित सौर भू अभियांत्रिकी विधि है, सोलर जियो इंजीनियरिंग मेथड है। इस तकनीक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के प्रभावों की नकल या अनुकरण मिमिक करना है। प्रश्न थोड़ा लंबा है, एक बार फिर से इसको हम ब्रीफ में तोड़कर समझते हैं कि ये किस संदर्भ में पूछा गया है आपसे। देखो, ये जो सीधा सीधा अगर हम बोले तो ये समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन, जो ये साई है, ये किससे संबंधित है, मतलब ये क्या है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस प्रकार का, प्रश्न में पूछा गया है कि ये किस परिघटना का मिमिक करता है, किस प्रकार की परिघटना का मिमिक करता है यानी कि अनुकरण करता है। ठीक, इससे पहले कि हम उत्तर पर चलें, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, आगे आपको ये बता दिया गया है कि ये भूमंडलीय तापन से निपटने के लिए एक प्रकार का प्रस्तावित योजना है। भूमंडलीय तापन से निपटने के लिए क्या है, सौर भू अभियांत्रिकी विधि है, सोलर जियो इंजीनियरिंग मेथड है। बहुत सारी बातें आपको प्रश्न में स्वतः बता दी गई हैं। इतनी बातें अगर आपको पता है, मतलब जो प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न को पूरा पूरा ध्यान में रखोगे तो बहुत सारा समाधान आपका आगे के प्रश्नों के लिए हो सकता है। कि आपसे सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन है, ये किस चीज़ में प्रयोग होता है, किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि भूमंडलीय तापन, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कंट्रोल करने की एक अभिनव विधि है, एक नवीन विधि है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन है। क्या है ये, एक दूसरा टर्म यहाँ पे आ रहा है, सौर भू अभियांत्रिकी विधि, सोलर जियो इंजीनियरिंग मेथड। सोलर जियो इंजीनियरिंग मेथड क्या है? सोलर जियो इंजीनियरिंग मेथड कई प्रकार की नवीन प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है, जो क्या करता है, जो भूमंडलीय तापन को कम करने का प्रयास करता है। किस प्रकार से भूमंडलीय तापन को कम करने का प्रयास करता है? तो जो सोलर रेडिएशन है, जो हमारे पास सूर्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है पृथ्वी को, उसको वापस अंतरिक्ष में भेजने के लिए कार्य करता है। अलग अलग प्रकार की प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा कि जो सोलर प्रकाश, सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सोलर प्रकाश के रूप में, उसको परावर्तित करने पर केंद्रित करता है। मूलतः ये जो सोलर जियो इंजीनियरिंग मेथड है, ये क्या करता है, भूमंडलीय, एकदम से रटा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग में, क्या करता है कि जो सोलर एनर्जी आ रहा है ना, उसको परावर्तित करने के लिए प्रयास करता है। तो अलग अलग टाइप से प्रयास करता है। ठीक, हाई एल्बिडो, जो सरफेस है उसके एल्बिडो को बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि अधिक से अधिक जो सोलर रेडिएशन है उसको परावर्तित, वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाए। उसी का एक एग्जाम्पल क्या है? उसी का एक एग्जाम्पल है ये स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन या समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण। क्लियर? इतनी बातें तो एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बेसिक, जो कि आपको प्रश्न ने ही बता दिया है, प्रश्न में ही इस चीज़ की चर्चा है। और अगर आप PYQ का एनालिसिस कर रहे होंगे तो लगभग इस टॉपिक से मिलता हुआ एक प्रश्न आपको पूछा गया है वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में जो है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, जो समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण है, इससे मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया। अब आते हैं हमारा जो मूल प्रश्न जो आपसे डिमांड कर रहा है उस पे, कि ये क्या है। अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन की बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये वायुमंडल में एक प्रकार से एक एरोसोल रिलीज करता है। एरोसोल रिलीज करता है, जो एरोसोल क्या करता है, सौर विकिरण को अवशोषित करके उसको परावर्तित करने का प्रयास करता है। एक प्रकार से ग्लोबल डिमिंग या वैश्विक दीप्ति मंदता कह सकते हो आप इसको, दीप्ति मंदकता। टर्म थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इसलिए आप इसके इंग्लिश टर्म को भी ध्यान में रखें। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल डिमिंग।
ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में आप रखें कि ग्लोबल एरोसोल के माध्यम से जो सौर विकिरण है उसको अवशोषित करके ओवरऑल जो हमारा जो पृथ्वी पर सोलर अवशोषण है उसको कम करने का प्रयास करता है। ये इससे भी समाधान नहीं हो रहा है, ये करता किस प्रकार से है, मतलब किस प्रक्रिया को मिमिक करता है। तो देखो, ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो बाद में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, जो एरोसोल का काम, एरोसोल के रूप में परिवर्तित होकर ओवरऑल जो सोलर रेडिएशन है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, अवशोषित कर लेता है। इस तरह की परिघटना कई बार ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है टेम्पररी शीतलन, मतलब कि कम समय के लिए, थोड़े कम समय के लिए जो है एक प्रकार से कूलिंग इफेक्ट, टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। उसके पीछे का मूल कारण क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो रिलीज होने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है, जो अंततः सल्फ्यूरिक, जो आगे सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है, जो एरोसोल के रूप में क्या करता है, सोलर अवशोषण को, सोलर ऊर्जा को, सौर प्रकाश को अवशोषित करके अंतरिक्ष में वो एक प्रकार से पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करता है। क्लियर? ये पूरा का पूरा जो मतलब प्रोसेस है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे याद रखो, जो विकल्प डी है हमारा, वृहद ज्वालामुखी विस्फोटों के पश्चात शीतलन प्रभाव, ठीक, ये इसको मिमिक करता है। क्या करता है ग्लोबल डिमिंग के लिए? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिलीज करता है। ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन है, इसको कहीं पे क्या क्या लिखा जाता है? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन भी, एटमॉस्फेरिक की जगह पे एरोसोल इंजेक्शन भी लिखा जाता है। SAI का जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से भी लिखा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाता है। एकदम याद रखना है, आगे आपसे जो बेस शुरू में हमने प्रश्न के बारे में चर्चा किया, ये ओवरऑल प्रोसेस क्या है, आगे हम जो ये प्रक्रिया है स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन, ये क्या होता है, ये इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इंजेक्ट किया जाता है जो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर एरोसोल के रूप में काम करता है। इतनी बातें, और ये किस प्रक्रिया का मिमिक है? तो ज्वालामुखी विस्फोट का मिमिक है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट का जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, क्लियर है? तो ये पूरा मतलब ये वाला जो प्रश्न है, इससे जितने भी चीजें हम, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा, जो सौर भू अभियांत्रिकी विधि है उसको आपको ध्यान में रखना है। सौर भू अभियांत्रिकी विधि क्या है कि जो सौर ऊर्जा है उसको एक प्रकार से कई सारी विधियों का एक समुच्चय है, जिसमें सौर ऊर्जा को मतलब परावर्तित, वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करने के लिए, वापस अंतरिक्ष में भेजने के लिए कार्य किया जाता है। हाई एल्बिडो, जो सरफेस का एल्बिडो बढ़ाकर किया जाता है, एरोसोल इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है। अलग अलग विधियों का ये समुच्चय है। उसी का ये किस चीज से रिलेटेड है? तो भूमंडलीय तापन को कम करने, भूमंडलीय तापन को कंट्रोल करने से रिलेटेड है। ठीक, ये इसी का एक एग्जांपल क्या है? समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण, स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन। ये किस प्रक्रिया को मिमिक करता है? जो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो ज्वालामुखी विस्फोटों के पश्चात शीतलन प्रभाव क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, आगे चलकर एरोसोल के रूप में वो जो सौर विकिरण है उसको परावर्तित अवशोषित करके परावर्तित करने, पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करता है। इससे क्या होता है? एक प्रकार का टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट, जो अस्थायी शीतलन प्रभाव है वो उत्पन्न होता है। इसी प्रक्रिया, इसी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद होने वाली इसी प्रक्रिया को मिमिक करता हुआ ये जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन या स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, विस्तार से आप समझ के रखिएगा, प्रश्न पूछे जाने की बड़ी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। देखिए आप लोग, ये पूछा है आपसे मीथेन कटौती, मीथेन रिडक्शन पर हालिया वैश्विक विचार विमर्शों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कथन है, मीथेन का वायुमंडलीय जीवन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है, लेकिन भूमंडलीय तापन की क्षमता अधिक है। दूसरा है, मीथेन उत्सर्जन से धरातल स्तर ग्राउंड लेवल पर ओजोन प्रदूषण होता है। और तीसरा कथन है,
भारत हाल ही में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा ग्लोबल मीथेन प्लेज में शामिल हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है आपसे ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं। मीथेन रिडक्शन पे पूछा गया है हालिया वैश्विक विजन। देखो पहला स्टेटमेंट जो है, मीथेन का वायुमंडलीय जीवन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है लेकिन भूमंडलीय तापन की क्षमता अधिक है। एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक आप सभी अवगत होंगे इससे। अक्सर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बार बार आता है। मीथेन जो है इसका जो वायुमंडलीय जीवन है ये काफ़ी कम है, ये लगभग 12 वर्ष माना जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO, अगर हम मीथेन का वायुमंडलीय जीवन की बात करें तो ये मात्र 12 वर्ष माना जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अगर हम जीवन की बात करें तो ये सैकड़ों वर्षों तक माना जाता है। ठीक, तो ये बात तो सही है। लेकिन जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, अगर हम मीथेन की ग्रीन हाउस पोटेंशियल की बात करें, अगर हम मीथेन के ग्रीन हाउस पोटेंशियल की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं ज़्यादा है। कितना है? ये 28 गुना, लगभग 28 गुना जो है अधिक है। फिर से रिकॉल करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? मीथेन का वायुमंडलीय जीवन कम है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। बिल्कुल सही बात। मीथेन का वायुमंडलीय जीवन 12 वर्ष है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन है वो सैकड़ों वर्षों तक माना जाता है, 100 वर्ष से अधिक माना जाता है। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है? लेकिन भूमंडलीय तापन की क्षमता अधिक है। भूमंडलीय तापन की क्षमता मीथेन की अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि मीथेन का जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक है, लगभग 28 गुना तक अधिक है। क्लियर? एज इट इज आप इसको, अगर नहीं पता था, नहीं ध्यान में था, तो एज इट इज आप इसको मारो टोटल रट्टा, याद रखो। ठीक है। दूसरा, मीथेन उत्सर्जन से धरातल स्तर पर ओजोन प्रदूषण होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सही है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी अगर आपको नहीं पता है तो इसको एज इट इज याद रखो कि मीथेन उत्सर्जन से धरातल स्तर पर क्या होता है? ओजोन प्रदूषण होता है। कैसे होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, मीथेन को जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, जो हम ग्राउंड लेवल ओजोन कहने का क्या मतलब हुआ? ग्राउंड लेवल ओजोन कहने का मतलब हुआ क्षोभ मंडल में जो ओजोन है, वायुमंडलीय परत में जो पहली परत जो हमारे पृथ्वी के धरातल को घेरे हुए, तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए, वनस्पति के लिए हानिकारक माना जाता है। अब मीथेन से कैसे जुड़ता है ये? तो मीथेन क्या करता है? मीथेन क्या करता है? ग्राउंड लेवल जो ओजोन है इसके लिए प्रिकर्सर, पूर्ववर्ती के रूप में काम करता है। ठीक है, एक आपको पूरा केमिकल फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो। कभी अगर एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मीथेन जो है ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए क्या करता है? प्रिकर्सर या पूर्ववर्ती का काम करता है, तो इसको सही मानना है। ठीक, क्यों करता है, कैसे करता है उसको समझो। देखो, मीथेन क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रेजेंस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में सनलाइट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? ओजोन निर्मित करता है। ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा, OH। आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि हमें केमिकल फार्मूला में नहीं जाना है, बेसिक क्या ध्यान में रखना है? मीथेन क्या करता है? प्रिकर्सर का काम करता है। किसके लिए? ग्राउंड लेवल ओजोन, बैड ओजोन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए। कैसे करता है कि मीथेन, बस इतना एक लाइन ये भी याद रख लो कि मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया करके ओजोन रिलीज करता है, ओजोन निर्मित करता है। इसी कारण मीथेन को क्या कहा जाता है? ग्राउंड लेवल जो ऑक्सीजन है, ग्राउंड लेवल जो ओजोन है उसके लिए प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर यानी कि पूर्ववर्ती है। इतना चीज आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला, और जो ग्राउंड लेवल ओजोन या बैड ओजोन क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन पर देखो, भारत हाल ही में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए
वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा ग्लोबल मीथेन प्लेज में शामिल हुआ। ये गलत है, ये आपको करंट अफेयर से जुड़ता हुआ मतलब नॉलेज है, जुड़ता हुआ तथ्य है जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा या ग्लोबल मीथेन प्लेज में शामिल नहीं हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कथन गलत है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रश्न को समाप्त करने से पहले, मतलब अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, जो वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा है, ये क्या है। ये देखो क्या है कि ये यूएस और यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत कि मीथेन उत्सर्जन को एक तरह से कम करने के लिए प्रयास 2030 तक इसके तहत टारगेट रखा गया है। 2030 तक जो है 2020 के लेवल से 2020 में जो मीथेन उत्सर्जन का लेवल था उसको 30% तक कम करना है। क्लियर, यूएसए और ईयू का इनिशिएटिव है, क्या करना है इसके तहत 2030 तक जो है 2020 तक का जो मीथेन उत्सर्जन का स्तर था उसमें 30% तक की कमी करनी है। एज इट इज पूछा जा सकता है, पहले दो तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है करंट अफेयर्स से है। तो यदि आपको नहीं पता है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि 2030 तक क्या कहा गया है इसके तहत, ग्लोबल मीथेन प्लेज के तहत 2030 तक 2020 के स्तर से 30% कम उत्सर्जन करना है मीथेन का। क्लियर, ये बैठा रहेगा, यूएसए और ईयू का इनिशिएटिव है, भारत इसमें भागीदारी नहीं ले रहा है। ठीक, इतनी बातें क्लियर रहेगी। अब भारत क्यों नहीं भागीदारी ले रहा है इसमें, भारत इसलिए नहीं भागीदारी ले रहा है कि भारत का तर्क है कि भारत में जो मीथेन रिलीज, मतलब मीथेन रिलीज का भारत जो कंट्रीब्यूशन है भारत का, उसमें बड़ा हिस्सेदारी किसका है, बड़ा हिस्सेदारी है जो धान की खेती होती है, पैडी फील्ड्स से मीथेन रिलीज होता है। दूसरा, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, जुगाली करने वाले जानवरों के बारे में आप जानते होंगे कि जो भी गाय भैंस हैं जो वो चबाते हैं, मतलब जब अपने जो भी उनका घास फूस वो खाते हैं उसको जो चबाते हैं तो उसके दौरान भी मीथेन रिलीज होता है। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेत और इन जुगाली करने वाले जानवरों से जुड़ा हुआ है। कोई भारत का तर्क है कि हम कोई विलासिता की वस्तुओं, ये विलासिता के कारण मीथेन रिलीज नहीं कर रहे हैं, हमारा तो सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। हम जो है खाद्य सुरक्षा, अगर हम इस तरह का प्रतिबंध लगाएंगे तो हमारा खाद्य सुरक्षा, इस तरह का किसी भी सहमति पे हम इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट के साथ हम अपनी सहमति देंगे तो भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकती है इससे, है कि नहीं। कि भाई हम कोई विलासिता, भारत का जो तर्क है हम विलासिता के लिए ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो गाय भैंस जो भी मतलब जानवर हैं उनकी जुगाली करने से निकल रहा है मीथेन और धान के खेतों से मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो सर्वाइवल फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भारत जो है इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रहा है। दूसरा, इस तरह का कोई भी जो मतलब इनिशिएटिव था, वो पेरिस कन्वेंशन जो 2015 का पेरिस कन्वेंशन था वो भी नहीं, उसमें भी नहीं रखा गया था, और जो UNFCCC है उसके तहत भी नहीं रखा गया है। तो भारत जो है इस कारण, इन तर्कों के कारण इसका भागीदार नहीं है ग्लोबल मीथेन प्लेज का। क्लियर, ध्यान रहेगा, महत्वपूर्ण सवाल था करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी, बेसिक कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से भी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। देखिए आप लोग, ये एम्बरग्रीस एक टर्म दिया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। एम्बरग्रीस मूल्यवान पशु उत्पाद है जिसका उपयोग इत्र निर्माण में किया जाता है, लेकिन भारत में इसका उपयोग करना अवैध है। यह निम्नलिखित में से कौन से प्राणी से संबंधित है। ठीक है, देखो एकदम फैक्चुअल सवाल है, आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सवाल से कुछ चीज़ों को हम याद कर लेते हैं। एम्बरग्रीस क्या है, खुद प्रश्न में कह रहा है पशु उत्पाद है। ठीक, एज इट इज इसको मारो टोटल रट्टा, अपना एक कैटेगरी है MTR का, जो इस तरह के तथ्य हैं उसको पूरा मारो टोटल रट्टा। क्या है ये एम्बरग्रीस, एक पशु उत्पाद है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद करो हमने कुछ सवाल स्पार्टम के बारे में बात किया, ऐसे आपको दे सकता है स्पार्टम एम्बरग्रीस, मिसमैच भी दे सकता है करने के लिए। तो जो भी इस तरह के टर्म बेस्ड सवाल आए कहीं भी, सबसे पहले तो उसको ये ध्यान में रखो कि है क्या।
तो एक पशु उत्पाद है जिसका उपयोग इत्र निर्माण में किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है। जैसे स्पार्टम का क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो एम्बरग्रीस कहाँ प्रयोग होता है, इत्र निर्माण में। जो मतलब सेंट इंडस्ट्री, डिओड्रेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे उपयोग होता है, इत्र निर्माण में किया जाता है। लेकिन भारत में इसका उपयोग करना अवैध है, ये भी प्रश्न ही कह दिया है। तो इतनी चीज तो आपको प्रश्न से ही 3 बातें याद रख लेनी है कि भारत में एम्बरग्रीस का प्रयोग करना मतलब जो है अवैध है। अब ये पूछा है कि किससे मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पर्म व्हेल जो है, स्पर्म व्हेल से एम्बरग्रीस हमें प्राप्त होता है। एज इट इज इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पे कुछ और चीजें आपको स्पर्म व्हेल के बारे में, जब भी किसी जीव के बारे में हम पढ़ें तो हमें क्या ध्यान में रखना है, आयुसीएन स्टेटस क्या है। तो अगर हम स्पर्म व्हेल के आयुसीएन स्टेटस की बात, इतना तो प्रश्न में ही था कि एम्बरग्रीस क्या है, एक पशु उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है, स्पर्म व्हेल से। भारत में इसका प्रयोग अवैध है। कहाँ प्रयोग होता है, इत्र निर्माण में। तो अब आते हैं हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे कि स्पर्म व्हेल का अगर हम आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो आयुसीएन स्टेटस इसका क्या है, इसका आयुसीएन स्टेटस जो है वल्नरेबल या सुभेद्य है, ठीक। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसके लिए कुछ टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ये इसको तैरता हुआ सोना या फिर समुद्र का खजाना, ऐसे टर्म इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, एम्बरग्रीस के लिए। तैरता हुआ सोना या समुद्र का खजाना, ऐसे टर्म कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बिकता है। 2 बातें। तीसरी चीज़ें और आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि ये जो स्पर्म व्हेल, ये जो एम्बरग्रीस है, ये स्पर्म व्हेल के किस बॉडी पार्ट से मिलता है। तो ये इसके पाचन तंत्र, बेसिकली इसके जो आंत हैं उससे, मतलब उसमें प्रोड्यूस होता है, उसमें बनता है। तो स्पर्म व्हेल के आंतों में बनता है। और भारत में जो है ये आपको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत ये परिशिष्ट 1 अनुसूची 1 में शामिल है, अनुसूची 1 में शामिल है। इसके कारण भारत में जो है इससे संबंधित जो भी व्यापार है ये प्रतिबंधित है। क्लियर। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। देखिए आप लोग, ये आपको बायो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है। प्रश्न कह रहा है कि जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 72, जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव उर्वरक सूक्ष्मजीवी उत्पाद हैं जिनमें सामान्यतः नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि महत्वपूर्ण जैव उर्वरक माइकोराइजा, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध होता है। आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। देखो, सबसे पहला कथन क्या है, जैव उर्वरक क्या कह रहा है कि जैव उर्वरक सूक्ष्मजीवी उत्पाद हैं जिनमें सामान्यतः नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगर आप बेसिक डिफिनेशन से चलो बायो फर्टिलाइजर्स के, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव या सूक्ष्मजीवों का एक समुच्चय है जो क्या करते हैं, इनमें कोई भी चीज, कोई पोषक तत्व होता नहीं है, नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होता है इसमें। ये क्या करता है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन या फास्फोरस है उसको पादपों के लिए सुलभता से उपलब्ध करवाता है। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक क्या होता है, सूक्ष्मजीवों का एक समूह, सूक्ष्मजीवों का समूह जो वायुमंडल में, जो वातावरण में, वायुमंडल में हो या मृदा में हो, उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता पादपों के लिए, पौधों के लिए सुलभ बनाता है। इसीलिए ये मतलब ये कोई मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे तत्व इसमें नहीं होता है, ये वातावरण के तत्वों को ही पादपों के लिए सुलभ बनाता है।
ठीक, सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, शैवाल हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें बेसिक बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो मतलब जो गांठ वाले पादप होते हैं। अभी पहले दूसरे स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है महत्वपूर्ण जैव उर्वरक माइकोराइजा शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध होता है। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। माइकोराइजा क्या होता है? इसी का एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा था कि माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा जो होता है कि पादप गांठ वाले जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में कवक होता है। गांठ वाले पादप की जड़ों में कवक होता है। ठीक, तो ये क्या करता है? ये पादपों के लिए जो पोषक तत्व है मिट्टी से वो सुलभ करता है। क्लियर? तो माइकोराइजा, ये जो शैवाल प्लस कवक होता है ये क्या होता है? ये लाइकेन होता है। शैवाल और कवक के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये लाइकेन होता है। ये माइकोराइजा नहीं होता है। बेसिक एग्जाम्पल है वहाँ जो मैंने आपको बताया सूक्ष्म जीव समूह में, सूक्ष्म जीवों का समूह जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है उसमें कवक के एग्जाम्पल में आप माइकोराइजा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त राइजोबियम, अगर आप जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आप जो राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, इसके बारे में आपने जाना मतलब नाम सुन रखा होगा। उसी प्रकार अगर हम शैवाल आधारित कहें, जो मैंने ये कहा था कि इसका वर्ग शैवाल आधारित है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा कि जैव उर्वरक क्या होता है। दोनों पूछा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन गलत हैं, तो विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान है, मतलब बस आपको शब्दों के मतलब समझो माया जाल में फंसाने का प्रयास किया गया है प्रश्न में, कुछ है नहीं इस प्रश्न में जान। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। भारत के कुछ राज्यों में भूजल के दीर्घ अस्थायी अनवरत आर्सेनिक संदूषण परसिस्टेंट आर्सेनिक कंटामिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोयला संचालित तापीय विद्युत संयंत्र भूजल में आर्सेनिक के प्राथमिक स्रोत हैं। दूसरा है आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाने वाला तत्व है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। ठीक, अक्सर आप अगर न्यूज़ आर्टिकल, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे होगे, मैगजीन पढ़ रहे होगे, तो भारत में आर्सेनिक प्रदूषण जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। ठीक, सबसे पहले कथन पे देखते हैं कि कोयला संचालित तापीय विद्युत संयंत्र जो है भूजल में आर्सेनिक के प्राथमिक स्रोत हैं। ये गलत है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि प्राथमिक स्रोत हैं। भारत में तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि आर्सेनिक के प्राथमिक स्रोत की बात करें तो आर्सेनिक का प्राथमिक स्रोत क्या है? चट्टानों में रहता है और चट्टानों के निच्छालन से चट्टानों के निच्छालन से जो भूजल है उसमें आर्सेनिक मिलता है। और आर्सेनिक का प्राथमिक स्रोत चट्टानों के निच्छालन से प्राप्त होने चट्टानों के निच्छालन जो है, चट्टानों का निच्छालन जो है, आर्सेनिक चट्टानों का निच्छालन जो है वो प्राथमिक स्रोत है भूजल में आर्सेनिक का, ना कि कोयला संचालित तापीय विद्युत संयंत्र। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि कोयला के जलने से आर्सेनिक निकलता है। कोयला जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उससे आर्सेनिक निकलता है और वो जो है आर्सेनिक पॉल्यूशन कर सकता है, पानी में मिलेगा और भूजल को प्रदूषित कर सकता है वो, लेकिन प्राथमिक स्रोत नहीं है। ये अंतर, ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। क्लियर? तो पहला कथन गलत है। दूसरा, आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाने वाला तत्व है। अभी मैंने यही बात पहले कथन में यही बात करा है कि प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाता है और उसी के निच्छालन से जो है भूजल में भूजल संदूषण हो रहा है आर्सेनिक से। तो ये बात, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
सबसे पहला बात क्या है कि अगर ये कहा है कि भारत में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो जो पूर्वी राज्य है ना भारत के, वहाँ आर्सेनिक, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा है पूर्वी राज्यों में। ये एकदम ध्यान में रखना है आपको। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, सबसे अधिक आबादी आर्सेनिक भूजल प्रदूषण से जो प्रभावित आबादी है वो आपको पूर्वी राज्यों में वेस्ट बंगाल में है। इसके अतिरिक्त असम में भी है, बिहार में है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है और मणिपुर में है। इतने राज्यों में जो है इसका आर्सेनिक प्रदूषण की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। स्टेटमेंट आपको दे दे कि भारत के पूर्वी राज्यों में आर्सेनिक प्रदूषण, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है, तो इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे। पूर्वी राज्यों में भी अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल का भी नाम दे तो भी आप सही मानिएगा कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही प्रभावित है। उसके अतिरिक्त बिहार में है, असम में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर में भी आर्सेनिक प्रदूषण है। आर्सेनिक प्रदूषण है तो इससे क्या क्या बीमारियां होगी ये भी आपके लिए जानकारी में महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एक तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, ब्लैक फुट डिजीज होता है। ब्लैक फुट डिजीज एज इट इज नाम याद रखिएगा, जैसे कि आप इटाई डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मीनामाटा रोग होता है अलग अलग प्रदूषकों के कारण। तो उसी प्रकार आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज। इसके अतिरिक्त त्वचा का कैंसर हो सकता है, अन्य जो हमारे लंग्स हैं उसको प्रभावित कर सकता है, अन्य भी जो शरीर के अंग हैं उसको प्रभावित कर सकता है और कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसर का भी कारण बन सकता है यह। ठीक है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ये त्वचा, फेफड़ों, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है उसका भी कैंसर का काउज बन सकता है, कारण बन सकता है ये। ठीक, एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखना है कि ये WHO द्वारा जो मतलब एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्सेनिक की क्या मतलब अनुमान्य, मतलब पीने वाले जल में जो हम ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आर्सेनिक की अनुमान्य मात्रा क्या है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर जो है, ये WHO के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, इससे कम होना चाहिए। और अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने इसके लिए 50 माइक्रोग्राम, ठीक है, प्रति लीटर रखा है। हालांकि एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, जो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसका एक मतलब ये रहा है, उसका एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि 21 राज्यों में, भारत के 21 राज्यों में जो भूजल में आर्सेनिक का मात्रा है, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा है वो अनुमान्य स्तर से अधिक है। अभी हमने पूर्वी राज्यों की बात की, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसका क्या कहना है कि 21 राज्यों में अधिक है, अनुमान्य मात्रा से अधिक है, पहला बात। दूसरा, ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इसने जो अनुमान्य मात्रा की बात की है वो ये WHO वाला 10 माइक्रोग्राम की बात की है प्रति लीटर में। ठीक, तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अंतिम एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या स्रोत हो सकते हैं भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण के। तो एक तो मैंने आपको बताया शुरू में ही कि क्या स्रोत हो सकता है, चट्टानों से मिल रहा है, जो कोयला जला रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में उससे भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो कवकनाशी हैं, जो हर्बिसाइड्स हैं, इस तरह के जो आपको छिड़काव किया जाता है कवकनाशी का, शाकनाशी का, कीटनाशकों का जो छिड़काव किया जाता है उसमें भी आर्सेनिक होता है। इसके अतिरिक्त खनन गतिविधियों के कारण भी भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण हो सकता है, ज्वालामुखी के कारण आर्सेनिक प्रदूषण हो सकता है।
तो यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए कौन इसका स्रोत है, तो आपको ऐसे दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्सेनिक प्रदूषण के स्रोत हैं, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण के स्रोत हैं। तो प्राथमिक तो क्या है कि चट्टानों के निच्छालन से होता है। आर्सेनिक एक प्राकृतिक तत्व है। जो दूसरा स्टेटमेंट है प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाता है, तो चट्टानों के निच्छालन से हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है कोयला के जलाने से, थर्मल पावर में जो हम जलाते हैं कोयला। फिर क्या हो सकता है, खनन के कारण हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, आपको ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि जो हम कवकनाशी, पादपनाशी, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उसमें भी आर्सेनिक होता है। तो इस स्रोत को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण संभावना है रहती है हमेशा इससे आपको प्रश्न पूछे जाने की। क्लियर। और बीमारियां क्या होती है, तो प्रमुख रोग तो ब्लैक फुट डिजीज है। इसके अतिरिक्त त्वचा पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारी होने की संभावना रहती है। क्लियर। एज इट इज जितनी बातें हमने की है आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। देखिए यहाँ पे कुछ पर्यावरणीय संगठनों के नाम दिए गए हैं और उसके बारे में आपसे पूछा गया है, कुछ कुछ बातें कही गई। 3 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं। पहला है भारत में प्रश्न संख्या 74, भारत में पर्यावरण संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक बात। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है, ठीक। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। पूछा गया है आपसे कि इसमें से कितने कथन सही हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो जितने भी पर्यावरणीय संगठन, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संगठन हैं, 3 इसमें से यहाँ पे 3 का नाम है। इसके अतिरिक्त जो NTCA है, CPCB है, इस तरह के जितने भी प्रमुख पर्यावरणीय संगठन हैं उनका अधिदेश आपको ध्यान में होना चाहिए। उनकी अध्यक्षता कौन करता है, किस मंत्रालय से संबंधित है, इतनी जो बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। उसी पर आधारित एक प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। चलो पहला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL बोलते हैं इसको, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये आपने पढ़ा होगा। एक तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और इसी तरह का एक राज्यों के स्तर पर होता है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री करते हैं। जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थापना कब की गई है, ये अब जब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक बातों को रिकॉल कर लें। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई है। कौन से अधिनियम के तहत की गई है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है अपना 1972 का, उसके तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन किया गया। उसके तहत जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है इसका गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो ये जो पर्यावरण वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री होते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं, ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं। एक जो सबसे एक बात तो ये ध्यान में रखना है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित हुआ है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनकी जो सीमाओं में परिवर्तन, इनकी जो घोषणा, इन सब पर अंतिम अधिदेश किसका होता है, इसी का, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का। इसकी अनुमति, इसके मतलब परमिशन के बिना जो है ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में आपको दे सकता है। इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक स्टेटमेंट दे दिया कि इसका गठन 2002 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ। एक स्टेटमेंट दे दिया कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि की जो सीमाओं का परिवर्तन है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखना, हाँ, इसी के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनके लिए जो मतलब एक तरह से सबसे प्रमुख या सबसे एपेक्स बॉडी है NTCA ही है। इसका गठन किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। बिल्कुल सही बात है। कब किया गया था इसका NTCA का गठन? अगर इसके गठन की बात करें तो ये 2005 में किया गया है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए, कई सारे मतलब आ गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो 1972 का हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लें, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने के अलग अलग चीज़ों को जोड़ के पूछा जा सकता है। तो दो तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, दो तो एक तरह का संस्थान ही आ गए जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गठित हुआ है। एक और संस्थान हमने कहा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भी जो है 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो भी इसी के तहत गठित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। NTCA की बात कर ली। एक और इम्पॉर्टेंट मतलब बॉडी है वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंजर्वेशन बोर्ड जो है, क्राइम कंट्रोल बोर्ड जो है, इसका गठन भी किसके तहत किया गया है? तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया है। तो वो सारे मतलब जो प्रमुख संस्थान, प्रमुख बॉडीज़ हैं जो पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बने हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ और क्या ध्यान में रख सकते हैं आप? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके तहत जो फ्लोरा और फौना है, मतलब जीव जंतु के 6 अनुसूचियां दी गई है। उन 6 अनुसूचियों में किस किस प्रकार के जीव शामिल हैं, एक बार उसको भी आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। अक्सर कन्फ्यूज़न मतलब वहाँ पे क्रिएट होता है। हम लोग आमतौर पे जो जितने भी प्रोटेक्टेड, प्रमुख रूप से प्रोटेक्टेड जीव हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में आते हैं, लेकिन आप 6 सूची है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि 6 सूची है। उस 6 सूचियों में किस किस प्रकार, नाम नहीं रटना है कौन सा है, जितने भी इंपॉर्टेंट है एज ए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि वो अनुसूची 1 में ही होगा, लेकिन किस किस प्रकार के जीवों को विभिन्न अनुसूचियों में शामिल किया गया है उसको ध्यान में रख लेना है। क्लियर? तीसरा स्टेटमेंट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में हम लोगों ने PTS टेस्ट में भी विस्तार से बात किया है। जो CPCB है इसका गठन तो किया गया है जो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का है उसके तहत किया गया है, लेकिन ये शक्तियां प्राप्त करता है 1981 का जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत भी। ठीक है, वायु प्रदूषण अधिनियम से भी शक्तियां मिलती है इसको। क्लियर? ध्यान में रखना है, आधारभूत बातों से संबंधित है। पूरा का पूरा प्रश्न जो है ये भारत में जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न निकाय हैं उससे जुड़ता है। तो विभिन्न निकायों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय ध्यान में रहना चाहिए आपके। तीनों कथन सही है, विकल्प C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। देखिए, ये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के बारे में है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। दूसरा है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों के अंदरूनी क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पूछा गया आपसे कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं। देखो, इको सेंसिटिव जोन नाम से ही थोड़ा सा, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र नाम से ही जाहिर हो रहा है कि थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, कंप्लीटली मतलब अगर आप एकदम बेसिक इस पे जाओ तो कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण एकदम जो बीच का पार्ट है, जो एकदम से फ्लोरा और फाउना से बहुत इम्पोर्टेंट फ्लोरा फाउना पाए जाते हैं, उसका एकदम बीच का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। लेकिन सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। अगर इसको कुछ प्रभाव, ये अगर नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो अन्य मतलब पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम का संरक्षण है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। क्लियर? तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए।
ESZ के बारे में होता क्या है। पहला स्टेटमेंट देखो, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया, अधिसूचित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम, ये एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ फैक्ट के तौर पे आप एज इट इज ध्यान में रखो। और ये अभी जो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि भारत में जो पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिनियम और विभिन्न निकाय हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान में रखना, ESZ जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंदरूनी क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं, अंदरूनी क्षेत्र नहीं, अभी हमने बात करा था, ये बाहर के क्षेत्र हैं। मतलब जो जहां पे सपोज करो कि ये वाला पूरा एरिया जो है ये 200 किलोमीटर्स के इसमें फैला हुआ है क्षेत्र में, तो जहां पे ये जो हमारा अंदरूनी क्षेत्र है, ये मान लो कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, ये वाला जो है इको सेंसिटिव जोन है, इसके बाहर का क्षेत्र आमतौर पे जो है 10 किलोमीटर, जो जहाँ पे मतलब इसकी सीमाएं खत्म हो रही है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसके 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया जाता है। कौन करता है इको सेंसिटिव जोन की घोषणा? इको सेंसिटिव जोन की जो घोषणा है वो की जाती है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, राज्य सरकार जो है इसके लिए अधिसूचना, इसके लिए मतलब प्रस्ताव भेज सकती है। अनुमति कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो पूछा है कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ें, प्रश्न संख्या 76। ये है, भारत का हिमालयी क्षेत्र विशेष रूप से हिमनदीकृत यानी ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ के प्रति सुभेद्य है। इस सुभेद्यता में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, सबसे पहले तो ये प्रश्न जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। प्रश्न में ही बता दिया है कि हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है वो काफ़ी संवेदनशील है। तो क्यों संवेदनशील है, इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो ग्लेशियल लेक होता है वो होता क्या है, तब तो हम उसके आउटब्रस्ट फ्लड पे जाएंगे। देखो, जो हिमानी है, जो ग्लेशियर्स हैं, उसके थोड़े बहुत पिघलने के कारण क्या होगा कि पानी जम जाएगा। देखो, इस प्रकार के ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण पहाड़ों पर आप देखोगे यहाँ साइड में मलबा है और कुछ ग्लेशियर्स है, इसमें कुछ पानी है, तो ये इस प्रकार का जो लेक होगा ये ग्लेशियल लेक होगा। ठीक है, अब इसके कारण टर्म क्या कर रहा है, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, मतलब इसका आउटब्रस्ट होगा, ये टूटेगा, ये फटेगा, इसमें पानी बढ़ जाएगा, उसके कारण जो बाढ़ आएगा उसके प्रति बहुत संवेदनशील है हिमालयी क्षेत्र। तो क्यों संवेदनशील है, यही पूछा गया है। ये ग्लेशियल लेक समझ गए, ग्लेशियल लेक ग्लेशियर के थोड़े बहुत पिघलने से जो मलबे हैं और जो ग्लेशियर्स हैं उसके कारण जो है एक लेक टाइप का, एक झील टाइप का बन जाता है, दैट इज ग्लेशियल लेक, हिमानीकृत झील। अब इसकी सुभेद्यता में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो यही देखो, पहला विकल्प जो है यही सही उत्तर है। हिमनदों के पिघलने से अनेक प्रोग्लेशियल झीलों का निर्माण होता है। हिमालयी क्षेत्र में अधिक क्यों हो रहा है ये, मतलब ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट क्यों हो रहा है, कि देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अधिक लेक पिघल रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो अधिक से अधिक जितना ज़्यादा इस तरह के लेक बनेंगे उसके कारण उससे प्रेरित होने वाले बाढ़ की संभावना अधिक बढ़ जाएगी, अधिक उससे सुभेद्यता बढ़ेगी बाढ़ की। क्यों बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि अनेक प्रोग्लेशियल लेक की जो है का निर्माण हो रहा है और वो इस प्रकार के प्रेरित बाढ़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड के लिए एक प्रमुख कारण बन रहे हैं। ठीक है,
देखो ये जो मलबा वाला होता है, जैसे इसमें पानी भरेगा ना तो ये मलबा इजीली टूट जाएगा, ठीक, बह जाएगा। तो आप कई बार देखोगे, आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखोगे उत्तराखंड हिमाचल के क्षेत्र में जो इस तरह कई सारे मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के मतलब सुभेद्यता बढ़ी है। हाल के दिनों में कई घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है। सडनली क्या होगा, अचानक से बाढ़ आएगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट में होता है, इसमें भी सडनली आएगा। और मतलब जो प्रिपरेशन का मतलब सडनली ये एक तो देखो स्लाइड्स पे ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब समझो पहाड़ों के ढलान पर है, ये मलबा टूटा, ये लेक पिघला, कुछ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी का दबाव बढ़ेगा, उसमें ग्लेशियर पिघल रहा है, तो सडनली बहुत विभत्सकारी बाढ़ आएगा, ठीक। तो इसका क्या कारण है, ये वाला जो पहला विकल्प है, हिमनदों के पिघलने से अनेक प्रोग्लेशियल लेकों का निर्माण हो रहा है। अन्य विकल्प देखो, दीर्घ पैमाने पर निर्वनीकरण से ढलान पर अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। ये कोई प्रमुख कारण के रूप में तो नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, कम संरचनात्मक मजबूती वाले आधार सेल बांधों की प्रधानता, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। तीव्र मानसून वर्षा प्रतिरूप प्राकृतिक जल अपवाह को प्रभावित करता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांत टुवर्ड्स 1000 रणनीति में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं। अब देखो ये बेसिक एकदम फैक्ट पे आधारित है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं दिमाग लगाने वाली चीज़ें। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रख लेना कि टुवर्ड्स 1000 किससे संबंधित है। आपको वन लाइनर सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही रणनीति टुवर्ड्स 1000 किस संस्थान से जुड़ी हुई है। तो ये किससे जुड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ा हुआ है टुवर्ड्स 1000। इसको ध्यान में रखना है। अब देखो ये है क्या, सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा में 1000 अमेरिकी डॉलर का निवेश संग्रहित करना। बिल्कुल सही बात है, 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि सोलर एनर्जी में 1000 अरब डॉलर का निवेश करना है। दूसरा देखो, स्वच्छ ऊर्जा समाधान का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है। ये भी बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति तक, मतलब जो इसके आप ध्येय वाक्य जो दिया गया है, जो ध्येय वाक्य है इसका, उसमें यही कहा गया कि हर व्यक्ति तक ऊर्जा की पहुंच, तो 1000 मिलियन लोगों तक जो है ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है। दूसरा, 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित करना है, ये भी फिर से 2030 तक। और अंतिम जो है, प्रतिवर्ष 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक सौर उत्सर्जन का समन करना है। ये भी सही बात है। ये सारा देखो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। सोलर एनर्जी को का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाने का एक प्रकार की रणनीति है, किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, टुवर्ड्स 1000। इसके तहत क्या टारगेट रखा गया है, इसके तहत टारगेट रखा गया है 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना 2030 तक। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा समाधान का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचा। ये चारों हैं एज इट इज, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये चारों है इससे। तो विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। जो ISA है इसके बारे में बेसिक बातें। ISA का गठन कब हुआ था, 2015 में पेरिस समझौते के तहत जो UNFCCC की बैठक थी पेरिस में, वहीं पे ISA गठन हुआ था। भारत और फ्रांस का एक तरह का इनिशिएटिव है, सौर ऊर्जा को के दोहन पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और टुवर्ड्स 1000 के बारे में जो बातें इस प्रश्न में दी गई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुर्खियों में रहे इकोसाइड पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो इकोसाइड नाम में ही जुड़ा हुआ है, जैसे सुसाइड होता है ना, सुसाइड मतलब जानबूझकर की गई मतलब घटना, मतलब जो भी हत्या है, आत्महत्या बोलते हैं ना, जानबूझकर किया गया। तो इकोसाइड भी उसी प्रकार का है कि जानबूझकर विचारित मानवीय कार्रवाई द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश, इसी को इकोसाइड कहते हैं। मतलब जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर किया गया पर्यावरण क्षति, पर्यावरण विनाश। ठीक है, बस इसको याद रखने के लिए बस कुछ नहीं ध्यान में रखना है, सुसाइड उसी प्रकार का इकोसाइड।
अभी हाल ही में देखो क्या हुआ है कि कई सारे देशों द्वारा जो है इकोसाइड को जो है अपराध की श्रेणी में रखने की बात की जा रही है। इस पर वैश्विक कंसेंसस, वैश्विक सहमति बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में नहीं है ये अपराध, कुछ ही देशों में, 11 देशों में संभवतः है। यूरोपियन यूनियन और अन्य कई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो इसके लिए इस पर कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इकोसाइड को अपराध घोषित किया जाए। क्लियर? एज इट इज टर्म जो है इसको क्या करेंगे, MTR, मारो टोटल रट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हम लोगों ने PTS टेस्ट में भी इस पर विस्तार से बात किया है। देखिए इसके प्रश्नों को, इसके कथनों को। प्रश्न संख्या 79, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे देशों को कार्बन सामग्री के आयात पर मूल्य आरोपण कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन किया गया है। अगला स्टेटमेंट, यह उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रभाव को कम करने के लिए तैयार उत्पादों को छोड़कर केवल कच्चे माल पर लागू होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, विकासशील देशों का तर्क है कि यह अनुचित व्यापार बाधा, अनफेयर ट्रेड बैरियर है जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। पूछा गया है कितने कथन सही हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इनिशिएटिव है, एक तरह का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये किसके द्वारा लाया गया, किसका इनिशिएटिव है। हमने बात किया था यूरोपियन यूनियन, EU का इनिशिएटिव है। क्या किया जा रहा है, अगर एक चीज, एक वर्ड में इसको ध्यान में रखना है तो ये क्या है, एक प्रकार का कार्बन टैक्स है। कार्बन टैक्स है, अभी लागू नहीं हुआ है, 2026 से यूरोपियन यूनियन जो है लागू करने का इसको मन बना रही है। अब देखो पढ़ो, इसे देशों को कार्बन सामग्री के आयात पर मूल्य आरोपण कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन किया गया। बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन यूनियन द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि किसी भी जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा उस पर यह बताना होगा कि इसका जो कार्बन, इसके निर्माण में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है, और उसके आधार पर एक प्रकार का कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन का तर्क है। इससे क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन को एक प्रकार से हम ऐसे कार्बन, जो अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उद्योग, उनको हतोत्साहित करेंगे और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकी की तरफ एक प्रकार का ट्रांजिशन को बढ़ावा देंगे। ये EU का तर्क है इसके प्रति कार्बन जो सीमा समायोजन तंत्र है, कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान में रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, यह उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रभाव को कम करने के लिए तैयार उत्पादों को छोड़कर केवल कच्चे माल पर लागू होता है। बिल्कुल गलत बात है। ये सभी उत्पादों पर लागू होता है। जो भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले मतलब पोटेंशियल उत्पाद हैं, सभी पे, तैयार माल हो कच्चा माल हो, सभी पर लागू होता है। तो ये गलत है। विकासशील देशों का तर्क है कि यह अनुचित व्यापार बाधा है जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है। यह अनफेयर ट्रेड बैरियर का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। विकासशील देश, भारत सहित कई विकासशील देशों ने इसके बारे में शिकायत की और भारत का कहना है कि वो जो है WTO में जाएगा इसके खिलाफ। जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके खिलाफ WTO में जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से अनुचित व्यापार, अनफेयर ट्रेड बैरियर के रूप में उनके भारत की अर्थव्यवस्था और अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। पूछा गया है कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा। दूसरा कथन गलत है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लाया गया है, EU के द्वारा लाया गया है, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, तो उसके बारे में हमने बात कर लिया है। क्लियर? एज इट इज ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 80, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है एशियाई शेर के बारे में। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर वन्य रूप में केवल गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा है, नर एशियाई शेर के
अयाल गर्दन के बाल सामान्यतः उनके अफ्रीकी समकक्षों की तुलना में लघु और पतले होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में लॉन्च किए गए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत सभी प्रकार के शेरों को सम्मिलित किया गया है। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले तो ये अभी हाल ही में जो G20 का बैठक हुआ था पिछले साल, G20 की बैठक में जो प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि भारत का अगली प्राथमिकता जो है वो क्या होगी, दो, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वो काफ़ी सफल रहा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट लायन एंड जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इस पे फोकस करेगा। तो ये दोनों जो हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सफल रहा है, उसी की सफलता पे प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन मतलब को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट जो है, एशियाई शेर वन्य रूप में केवल गुजरात राज्य में पाया जाता है। बिल्कुल सही, आसान तथ्य है, कई बार आपने पढ़ा होगा। गुजरात में भी कहाँ, जो गिर नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, एक टाइम था कि जो शेर, एशियाई शेर हैं, वो वेस्ट बंगाल से ले, मतलब ईस्टर्न पार्ट में, अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के की बात करें तो वेस्ट बंगाल से लेके ये ईरान तक के क्षेत्र में काफ़ी विस्तृत रूप में पाए जाते थे। एमपी मतलब अगर और दक्षिणी पार्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश तक पाए जाते थे। वर्तमान में इनका पर्यावास सीमित हो गया है गुजरात में, और गुजरात के गिर नेशनल पार्क तक। ठीक, ध्यान में रखना है इस बात को, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, नर एशियाई शेर के आयाल गर्दन के बाल, जो आपने शेर को देखा होगा, अगर आपने पिक्चर देखा होगा या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो मेल लायन होता है उसके गर्दन पे बाल होते हैं घने से। तो जो एशियाई शेर हैं उसके, यही कह रहा है कि एशियाई शेर के अयाल, इसको क्या कहा जाता है, अयाल, वो सामान्यतः उनके अफ्रीकी समकक्षों की तुलना में लघु तथा पतले होते हैं। बिल्कुल सही बात, जो एशियाई शेर है उस साइज में भी छोटा होता है जो अफ्रीकी शेर हैं उनकी तुलना में, और उनके जो अयाल हैं, गर्दन के बाल हैं, वो भी कम घने होते हैं। तो ये भी सही कथन है। हाल ही में लॉन्च किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में भी हम लोगों ने जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है विस्तार से बात किया है। सभी प्रकार के शेरों को सम्मिलित किया गया, ये भी सही बात है कि एशियाई अफ्रीकी शेरों की जितनी उप प्रजातियां हैं सभी को शामिल किया गया है। तीनों कथन सही हैं, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक और चीज़, जब भी हम किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं कि IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में कहाँ आएगा, और जो WPA है उसके तहत कहाँ आता है। तो IUCN स्टेटस अगर हम शेर की बात करें, एशियाई शेर की बात करें, तो ये वल्नरेबल हो गया है। पहले क्या था, इंडेंजर्ड था। तो एक प्रकार से भारत में जो संरक्षण किया जा रहा है वो काफ़ी बेहतर है। एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, IUCN ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ शेरों का जो सर्वाइवल या जो उनके लिए परिस्थितियाँ हैं वो अफ्रीका में जो परिस्थितियाँ हैं उससे 19 गुना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये भी मतलब भारत के लिए और गिर नेशनल पार्क के लिए एक प्राउड का विषय है। तो इस चीज़ को ध्यान में, वल्नरेबल है इसका IUCN स्टेटस शेर का, पहले क्या हुआ करता था, इंडेंजर्ड। एक चीज़ और आपको ध्यान में रख लेना है, यहाँ जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये भारत में इसका मुख्यालय होगा, भारत का ही इनिशिएटिव होगा। 7 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं वो शामिल हैं। कौन सब 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, प्यूमा है, शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और हिम तेंदुआ, ये 7 जो हैं इसमें शामिल हैं, और इनकी सभी उपजातियां जो हैं शामिल हैं। तो इसके जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मुख्यालय कहाँ होगा, भारत में होगा, और इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पहले भी बात किया है। उन सारे तथ्यों को भी आप साथ के साथ एक बार रिकॉल जरूर कर लेंगे। अंतिम प्रश्न है हमारी, मतलब ये जो अनुभव टेस्ट था उसका, एनवायरमेंट खंड का ये अंतिम प्रश्न है।
प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डॉल्फिन, सभी डॉल्फिन व्हेल हैं। दूसरा है सभी डॉल्फिन स्तनधारी हैं। तीसरा है सभी डॉल्फिन नेत्रहीन हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं। देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, सभी डॉल्फिन व्हेल हैं, एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप ध्यान में रखेंगे कि सभी डॉल्फिन जो व्हेल हैं, लेकिन सभी व्हेल जो हैं वो डॉल्फिन नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। वर्गीकरण, जब हम जीवों के वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो सभी डॉल्फिन व्हेल हैं, लेकिन सभी व्हेल डॉल्फिन नहीं है। जो हम व्हेल के उस डिटेल में नहीं जाना है कि व्हेल का वर्गीकरण दो तरह से करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, सभी डॉल्फिन व्हेल हैं, लेकिन सभी व्हेल डॉल्फिन नहीं है। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट, सभी डॉल्फिन स्तनधारी हैं, मैमेलिया हैं। बिल्कुल सही बात। मैमेलिया है मतलब ये क्या करता है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। साथ ही साथ और कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, और सांस लेने के लिए इनको बार बार क्या होता है, ऊपर आना पड़ता है। लंग्स होता है ये, मतलब गिल्स नहीं होता है, लंग्स होता है, इसके कारण इनको बार बार ऊपर आना पड़ता है। क्लियर। तो ये भी सही है। सभी डॉल्फिन नेत्रहीन होते हैं, ये गलत है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना वो नेत्रहीन होता है। गैंगेटिक डॉल्फिन और कुछ जो फ्रेश वाटर यानी कि जो अलवणीय जल के डॉल्फिन है वो नेत्रहीन होते हैं। सभी डॉल्फिन नेत्रहीन नहीं होते हैं। बहुत सारे जो डॉल्फिन की कई सारी प्रजातियाँ उपजातियाँ हैं, जो अधिकांश जो आपको लवणीय जल या महासागरीय डॉल्फिन है वो नेत्रहीन नहीं होती है। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि गैंगेटिक डॉल्फिन, सभी डॉल्फिन नेत्रहीन नहीं होती है, लेकिन हमारा जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो नेत्रहीन होता है। ठीक। वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करता है, जिसके कारण, जिसके माध्यम से वो शिकार हुआ अपना मार्ग तय करता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी विस्तार से बात किया है पीटीएस टेस्ट में, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सभी डॉल्फिन क्या होती है, सभी डॉल्फिन नेत्रहीन नहीं होती है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो नेत्रहीन होते हैं। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो पहला दूसरा सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये। कुछ और बातें यहाँ पे प्रश्न में, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि ये डॉल्फिन जो है, मतलब भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किया गया है डॉल्फिन के लिए, संरक्षण के लिए। तो कुछ प्रयासों को ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अलावा जो बिहार का भागलपुर है, वहाँ पे आपको डॉल्फिन अभ्यारण्य चालू किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। जो गंगा एक्शन प्लान है, गंगा की शुद्धि, क्योंकि डॉल्फिन क्या, डॉल्फिन को गंगा नदी की स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। तो जो गंगा एक्शन प्लान है वो भी कहीं ना कहीं डॉल्फिन के संरक्षण, डॉल्फिन के मतलब मतलब जीवन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से प्रेरित है। भारत में डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन रेंज, उसको भी ध्यान में रखिएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत में पाया जाता है। कहाँ, कौन से राज्य हैं, 7 राज्य हैं। एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा किन 7 राज्यों में डॉल्फिन पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा जो अनुभव टेस्ट था, अनुभव टेस्ट 4, उसके सभी प्रश्नों का इस सेशन में हम लोगों ने अनुभव 4 के एनवायरनमेंट के प्रश्नों को देखा है। तो जो अन्य आपकी तैयारी के लिए अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने चर्चा करी है, इसको आप लोग तार से एक बार रिकॉल करने का, तेज़ी से रिकॉल करके अपने तैयारी के प्रति अन्य जो टेस्ट हैं वो भी देते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।